यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो के तर्ज अमल पर बरहमी का इजहार किया है। नेटो के इजलास में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए जाने की तजवीज़ मुस्तरद किए जाने पर ज़ेलेंस्की भड़क उठे। इन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार करके नेटो ने रूस के लिए बमबारी की राह हमवार कर दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिन मुल्कों ने नो फ्लाई जोन बनाने की तजवीज़ को मुस्तरद किया वो हलाकतों के जिम्मेदार होंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत जारी है। कीव और खार्किव समेत दीगर शहरों पर रूस के हमले जारी हैं। खार्किव में आज सुबह भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। उधर यूक्रेन का दावा है कि स्ट्रेटेजिक शहर मारियोपोल को रूसी फौज ने ब्लॉक कर दिया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर मोहिबुल हक साहब। मोहिबुल हक साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि ज़ेलेंस्की काफी नाराज दिख रहे हैं नेटो का जो तर्ज अमल है उसको लेकर। देखिए, ज़ेलेंस्की की जो अपनी ब्लंडर रही है उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, खास करके जिस तरह से उन्होंने रशिया को प्रोवोक किया रिटेलिएट करने के लिए, और वो इस बात पे अड़े रहे कि वो नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का पार्ट बनेंगे, और इस तरह से जो एक न्यू कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है उसका यूक्रेन जो है वो मेन सेंटर बन जाता है। जी जी। ऐसी हालत में उनको ये समझना चाहिए था कि नाटो से उनका कोई अलायंस नहीं है, कि रशियन हमले की शक्ल में नाटो किसी भी तरह से बाउंड होगा उनकी कंट्री को डिफेंड करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो ब्लंडर जो उन्होंने कमिट किया अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, अपने लोगों के खिलाफ, अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ उनका ये फैसला था, और नतीजे के तौर पे अब उनका ये फ्रस्ट्रेशन, उनका ये डिसअपॉइंटमेंट सामने आ रहा है। बिल्कुल। एक चीज और मोहिबुल हक साहब जानना चाहेंगे कि 10वां दिन है जंग का, लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। ये जंग कहाँ रुकती नजर आ रही है? इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा? रशिया जब तक ये अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं कर लेता तब तक ये जंग बंद नहीं होने वाली। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रशिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। रशिया देखिए क्रीमिया से लेकर के पूरे ईस्ट तक जो इलाका है जिसे डोनबास को कहते हैं, उस पूरे एरिया को जब तक कनेक्ट नहीं कर लेगा और उससे पूरी तरह से काबिज नहीं हो जाएगा, इथनिक रशियंस जो हैं उनको रशिया के साथ इंटीग्रेट नहीं कर लेगा, तब तक वो खामोश नहीं बैठेगा। नंबर 1। नंबर 2, उसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नाटो कंट्री चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से या फिर यूनाइटेड नेशंस की मदद से इस बात का एश्योरेंस दे कि जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। जब तक ये दो बातें नहीं होती हैं, मैं ये समझता हूँ कि रशिया की जारी रहेगी। बिल्कुल। 10 दिन हो गए हैं यूक्रेन को, जितने हल्के में रूस ले रहा था लेकिन उतना हल्का निकला नहीं यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन का जो रेजिस्टेंस है जाहिर सी बात है ये बहुत ही पैट्रियोटिक रेजिस्टेंस है, और खास करके उसको आर्म्स की सप्लाई की गई है नाटो कंट्रीज के जरिया। तो ये जो आर्म्स की सप्लाई है उसके जरिया वो रेजिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रहेगा। रशिया खुद भी लिमिटेड यूज ऑफ फोर्स कर रहा है। रशिया भी मैसिव बॉम्बिंग, जिसे एयर बॉम्बिंग कहते हैं, वो रशिया नहीं कर रहा है। रशिया भी कुछ इस बात का ख्याल रख रहा है कि ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो। अगर वार फुल फ्लेज रशिया लड़ने लगे तो मैं ये समझता हूँ कि यार ये वॉर इतने दिनों तक प्रोलॉन्ग नहीं करेगी। खास करके जो एयर बॉम्बिंग अगर आप देखेंगे रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं हुई है जैसी एक्सपेक्टेड थी। सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इस बात पे काफी ताज्जुब में भी हैं। बिल्कुल। जर्मनी भी इसमें कूदा है, जर्मनी भी इसमें कूदा है, और ये लगातार यूक्रेन को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है। तो क्या लगता है कि जंग अभी और लंबी चलेगी? देखिए, जो नाटो कंट्रीज की और खास करके अगर आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को देखें तो उनका ये प्रॉक्सी वार की, एक पूरी कोल्ड वार की पॉलिटिक्स में होता है। यानी अफगानिस्तान में अमेरिका डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में जो लोग हैं बतौर खास, जिनको पहले वो मुजाहिदीन कहता था, बाद में उनको टेररिस्ट कहने लगा, तो उनको वो उसने आर्म्स की सप्लाई की, उनको ट्रेनिंग दी, CIA ने बाकायदा ट्रेनिंग दी, फंडिंग की, और पूरा मोबिलाइजेशन करके रशिया के खिलाफ तकरीबन आप देखें 10 साल तक 1969 से लेकर के 1989 तक वो लड़ते रहे, और अल्टीमेटली रशिया सोवियत यूनियन को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रॉक्सी वार की जो सिचुएशन होती है जिसमें कैजुअलिटीज तो दूसरों की हो, हम आर्म्स वगैरह की सप्लाई करते रहेंगे, तो यूक्रेन को ये समझिए, यूक्रेन जो है वो अमेरिका की वॉर रशिया के खिलाफ लड़ रहा है, तो कैजुअलिटीज भी यूक्रेन को ही झेलनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिबुल हक साहब इस तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हिंदुस्तानियों के इनखला का सिलसिला लगातार जारी है। आज अलग सुबह रोमानिया से 232 हिंदुस्तानियों को लेकर फ्लाइट दिल्ली पहुंची है।
तो अब तस्वीरों में difficult situation for us to live there, and we thankful to all Indian government to evacuate us here, and we are very thankful. Embassy also came to us to take us at the flight, and we are very safe here now. बहुत अच्छा लग रहा है और सच में बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का कि सबके बच्चे उन्होंने मतलब इतना पेन लेके वापस लाए हैं। नहीं तो पेरेंट्स तो बिल्कुल हेल्पलेस थे, हम पैसे से भी कुछ भी नहीं कर पाते, बच्चे को कैसे वापस लाते। तो वास्तव में ही सच में देश को ऐसी सरकार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प किया, पर रोमानिया बॉर्डर से दिल्ली आने तक, पर एक्चुअली उन्हें जो हेल्प करना चाहिए था जहाँ पे एक्चुअली वॉर हो रही है, जहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ से हेल्प इवैक्यूएशन होनी चाहिए थी। अभी भी मेरे फ्रेंड्स जो यूक्रेन में है, एक सिटी में सुमी पोस्टिन, वहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ पे लगातार बॉम्ब्स हो रहे हैं, पर उनकी अभी कोई हेल्प नहीं है। आई एम थैंकफुल कि रोमानिया बॉर्डर के बाद हमें हेल्प मिली और हम यहाँ आ पाए, उसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत थैंक करता हूँ। The Indian Embassy helped us to, after we crossed the border, after Poland, they provided us food and shelter in a hotel, and also provided us bus to go to the airport and arrange this flight. They're also helping students for the domestic travel, but we are choosing to go by ourselves. I am Diksha Khanna from Kharkiv National Medical University. I was stuck there in Kharkiv, Ukraine. I'm a 4th course medical student, and obviously the situation there is disastrous, but the Indian government and the Indian embassy has provided all the possible arrangements they could do to get us out. Of course, we were in the active... मणिपुर में दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग आज हो रही है। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो 4 बजे तक जारी रहेगी। 10 अदला की 22 सीटों पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग का अमल जारी है। इन हलकों में 247 पोलिंग मराकज बनाए गए। तकरीबन 8,40,000 वोटर 92 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। रियासत की सियासत के कदावर लीडर और 3 बार वज़ीर आला रह चुके इबोबी सिंह और साबिक नायब वज़ीर आला की तकदीर का भी फैसला आज ही होगा। दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नागा पीपल्स फ्रंट पहाड़ी अजला में 10 सीटों पर इंतखाबात लड़ी है, जबकि बीजेपी ने सभी असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो ये तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं, मणिपुर से सीधे तौर पर आ रही हैं। वहाँ पर दूसरे मरहले के तहत आज पोलिंग का अमल जारी है। मणिपुर में दूसरे और आखिरी मरहले के तहत ये पोलिंग हो रही है। पोलिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई और 4 बजे शाम तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। 10 अजला की 22 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इन हलकों में 247 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। तकरीबन 8,40,000 वोटर 92 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। रियासत की सियासत के कदावर लीडर और 3 बार वज़ीर आला रह चुके इबोबी सिंह और साबिक नायब वज़ीर आला की तकदीर का भी फैसला आज ही होगा। दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नागा पीपल्स फ्रंट पहाड़ी अजला में 10 सीटों पर इंतखाब लड़ी है, जबकि बीजेपी ने सभी असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। I mean, again, we met and we have submitted an application to the Election Commission of India. There should be a free and fair election, so that clear mean that the people of Manipur what they wanted and will know. There should be these people, particularly the BJP, they are trying by hook or crook or by any means, machine power, money power. These are all the scenario which is happening not only in Manipur and everywhere in the country. I hope I have full confidence we will win full absolute majority. Or in case if there is any shortage of 1 or 2 seats, then we will think of the other coalition. Political alliance.
वहीं उत्तर प्रदेश में आखिरी मरहले के इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है। 9 अजला की 54 सीटों पर 7 मार्च को पोलिंग है, लिहाजा तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन सभी जमातों के सरकर्दा लीडर एक्शन में नजर आएंगे। बनारस पर सबकी निगाहें हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बनारस दौरे के दूसरे दिन पार्टी कारकुनान और मुमताज शख्सियात से बातचीत करेंगे। वो अवामी इजलास से भी खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज जलसे, जुलूसों और रैलियों में मसरूफ रहेंगे। वहीं सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ में इजलास से खिताब करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में अवामी इजलास से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी गाजीपुर में एक्शन में नजर आएंगी। और बनारस से इस वक्त हमारे नुमाइंदे रवि पांडे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। रवि, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है, आखिरी जो फेस है उसके लिए प्रधानमंत्री भी बनारस में पहुंचे हुए हैं। किस तरह का माहौल आप बनारस में देख पा रहे हैं? जी देखिए, वाराणसी का जो माहौल वो पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंगा है। पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो जितने भी सियासी नेतागण हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, वो वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और आज अंतिम चरण के चुनाव के लिए 5 बजे के बाद ये प्रचार थम जाएगा। लेकिन उसके पहले चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हो, वो जनता के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी अभी कुछ देर बाद ही 10 बजे जो वाराणसी के जो प्रबुद्ध जन है, जिसमें बनारस के कला संस्कृति से लोग, विद्वान लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग शामिल होंगे, उनसे संवाद करेंगे 10 बजे वाराणसी के महमूदगंज में। इसके बाद 1 बजे वो मिर्जा मुराद ग्रामीण अंचल को एक जनसभा संबोधित करेंगे। इसके पहले जो पूरी जो कल की हुजूम थी जो बनारस में मोदी में जो काशी थी, वो देखने को मिला। मोदी ने कल रोड शो किया, पीएम मोदी ने, और लंका मालवीय जी तक वो पहुंचे, वहां माल्यार्पण करके अपने चुनावी यात्रा के रोड शो को खत्म किया। लेकिन रात को वो कैंट रेलवे स्टेशन पर गए और वहां पे भी यात्रियों से मिल करके वहां पे भी हालचाल जाना। अगर दूसरी बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो अखिलेश यादव 2 दिन से यहाँ पे रोड शो और प्रचार कर रहे हैं। आज कल उन्होंने जहाँ रोड शो किया तो आज वहीं अखिलेश यादव सुबह काल भैरव मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर में माथा टेका और जो वाराणसी का जो दक्षिण विधानसभा है वहां पर कुछ लोगों से मिले और एक जो वहां के प्रत्याशी है किशन दीक्षित, उनके लिए एक माहौल बनाया। तो अब रही कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस 1 बजे प्रियंका गांधी लंका से गोदलिया तक, यानी कि काशी विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा से लेकर के तो एकदम मेन ऑफ द सिटी है गोदलिया, जहाँ पावन पथ है, वहां तक प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी और कैंट के जो प्रत्याशी है राजेश मिश्रा, उनके लिए प्रचार करेंगी। तो एकदम साफ है, जो अंतिम चरण का जो चुनाव है आज 5 बजे खत्म होगा। लेकिन उसके पहले जितने भी बड़े नेता हैं वो बनारस को अपना सियासी केंद्र बनाए हुए हैं। रवि, एक सवाल यह करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री 2 बार से मेंबर पार्लियामेंट है बनारस से, आम चुनाव होता है उसके अलग इश्यूज होते हैं, लोगों के मसाइल अलग होते हैं, लेकिन जो असेंबली चुनाव होता है उसके मसाइल अलग होते हैं, विधानसभा के जो मसाइल होते हैं वो अलग होते हैं। तो लोगों का किस तरह का रद्द-ए-अमल है, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, उसके बाद परसों लोगों को वोट डालना है, तो पब्लिक का रिएक्शन किस तरह से, क्या वो खुश है? देखिए, ये बनारस है और बनारस में विकास को लेकर के 2017 की अगर बात 2014 से अगर बात करें तो बनारस में विकास को लेकर के खासा झुकाव हुआ है। लेकिन बनारस को एक चीज ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो शुरू से ही बीजेपी की को अक्सर बढ़त मिलता रहता है। लेकिन 2017 में पीएम मोदी जब चुनाव के पहले आए तो यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा क्षेत्र जब उन्होंने 3 दिन रह करके रोड शो किया तो पूरा का पूरा जो विधानसभा का जो सीटें हैं 8 विधानसभा के, वो बीजेपी के खाते में दी है। इस बार भी 2022 में वही दृश्य नजर आ रहा है। हालांकि 2 से 3 सीटों पर कड़ी टक्कर है और उसी कड़ी टक्कर को मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए 2 दिन से पीएम मोदी यहाँ पे वाराणसी में डेरा डाले हुए। और ये कहा जाता है कि पीएम मोदी जब बनारस आते हैं तो काशी जो है पूरी की तरह मोदीमय हो जाती है। मतदाता जो है वो पीएम मोदी को देख करके वोट देते हैं। मतदाता जो है वो सीधे प्रत्याशी को नहीं, पीएम मोदी को भी देखते हैं। तो यही कारण है कि चुनाव के अंतिम समय में पीएम मोदी बनारस में आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये एक कांटे की मतलब सम्मान वाली सीट होती है। बनारस की सारी सीटें जो होती हैं वो सम्मान के लिए होती हैं और यही वजह है कि जितने भी सियासी नेता हो चाहे पीएम मोदी हो वो आखिरी चरण में यहाँ पर एकदम जमघट लगाए रहते हैं ताकि जो मतदाता है वो प्रत्याशियों को नहीं, वो पीएम मोदी को देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, नजर बनाए रखिए, अगले बुलेटिन में आपके पास फिर आएंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब फौरन हाजिर। बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आग की हौलनाक वारदात में अस्पताल की इमारत का 30% से ज्यादा हिस्सा खाकस्तर हो गया, लेकिन कोई जानी नुकसान की खबर नहीं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पूले के मुताबिक तमाम 108 मरीजों को दीगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और अस्पताल का अमला भी महफूज है। आग अस्पताल के 3 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से से शुरू हुई और फिर एक धमाके के साथ पूरे अस्पताल में फैल गई। अस्पताल के मुलाजमीन ने तीमारदारों के साथ मिलकर मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया। अब्दुल रशीद नामी एक तीमारदार ने बताया कि आग नमूदार होने के थोड़ी देर बाद इन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी और फिर आग तेजी से फैल गई। फायर सर्विस अमले को आग पर काबू पाने में 3 घंटे का वक्त लगा। बिल्डिंग का नुकसान हुआ है, तकरीबन 20% के करीब एरिया जो है डैमेज हो गया है। नया ब्लॉक यहाँ नज़दीक बना रहे हैं। उन सभी स्टाफ का और ख़ास करके जो शहरी यहाँ शिरकत किए उन्होंने जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को निकाला, इवैक्यूएट किया, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट भी टाइमली पहुँचा। 7-8 फायर एक्सटिंग्विशर्स उन्होंने लाए हैं। आग को अब तक कंट्रोल में किया है। फायर ऑडिट नॉर्मली बिल्डिंग्स का होता है, इस बिल्डिंग का भी हुआ होगा, ये देखेंगे। प्रिंसिपल मैडम यही हैं, तो खुद इसमें जायज़ा लेकर के कल आफ्टरनून तक बता देगी कि एग्जैक्टली टाइम शेड्यूल के हिसाब से कब आग कब लगी, पहले किसने देखी, फिर जितना टाइम उतना क्या लगा है, कोई इसमें लैप्सेस है क्या नेचुरल या कुछ, तो वो सब जो है प्रिंसिपल मैडम देखेगी। क्योंकि हम साहब जहाँ तक फायर के लिए जो हम आग के लिए हीटर्स लगाते हैं, सिलेंडर्स यूज करते हैं, अभी क्योंकि ऑलमोस्ट विंटर एंड होने गया है, सिलाई कला तो 1 महीना पहले ही ख़त्म हो गया है, तो मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, वहाँ से LPG सिलेंडर्स अब निकालने की बात है, ज़रूरत है। क्योंकि 2 दिन पहले ही अनंतनाग में भी वैसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें कि 4-5 लोगों को जो है माइनर इंजरीज आई थी। तो जल्द से जल्द जो LPG सिलेंडर्स है हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं, मेरे ख्याल से उसको बंद करें। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो इस हॉस्पिटल के हैं वो यहाँ ही है थे, उन्होंने डिटेल्स तो बताया नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ऑलमोस्ट जो है औसतन 100 के करीब पेशेंट्स रहते हैं, तो उनको हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ये मंजर बरजला अस्पताल का है। यहाँ पे आग इमरजेंसी जो थिएटर है ऊपर वाले थिएटर में लगी, वहाँ से आग शुरू हुई और उसके बाद पूरी तरह आग फैल गई पूरी इमारत में। ताज़ा इतलात ये है कि 108 मरीज़ यहाँ पे थे, जो प्रिंसिपल GMC ने हमें बताया कि 108 मरीज़ इसमें थे जिन्हें दूसरे तो नाज़रीन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात में ही कश्मीर के एक अस्पताल में आग लगी, जहां पर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 30% के आसपास अस्पताल का जो हिस्सा था वो जल गया। बोन एंड जॉइंट अस्पताल में ये आग लगी थी। बरजला अस्पताल का है। यहाँ पे आग इमरजेंसी जो थिएटर है ऊपर वाले थिएटर में लगी, वहाँ से आग शुरू हुई और उसके बाद पूरी तरह आग फैल गई पूरी इमारत में। ताज़ा इतलात ये है कि 108 मरीज़ यहाँ पे थे, जो प्रिंसिपल GMC ने हमें बताया कि 108 मरीज़ इसमें थे जिन्हें दूसरे अस्पतालों को मुंतकिल किया गया है और जो स्टाफ है वो भी पूरी तरह हिफाजत में है, सेफ है, कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। सबसे अहम बात इस मामले में ये कि यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं हड्डियों के, उनकी हड्डियाँ टूटी होती हैं, उनकी मोबिलिटी, उनका चलना फिरना काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसे में अचानक जब आग लगती है उसमें उनको बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसमें यहाँ के मकामी लोगों ने काफ़ी मदद की है। पहले जो अटेंडेंट्स थे, जो तीमारदार थे, तीमारदारों ने बहुत मदद की। उसके बाद जो यहाँ पे आम शहरी हैं उन्होंने मरीज़ों को बचाने में काफ़ी मदद की। आखिर में सिर्फ इतना कुल मिला के कि 108 मरीज़ यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं दीगर अस्पतालों की तरफ। आग पे काबू पाया गया है। इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। 2.25 घंटे तक यहाँ पे हौलनाक आग लगी रही। सबसे बड़ा मसला इससे जो उभर के आता है, हालांकि इस पर अभी बहस थी, अब इसके बाद बहस होनी चाहिए कि जो कश्मीर में पुराने अस्पताल हैं वहाँ पे आग से निपटने के लिए क्या इंतजामात हैं और LPG सिलेंडर्स
जिससे अनंतनाग में, जैसे यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर ने भी कहा कि अनंतनाग में कुछ दिन कबल ऐसा ही एक वाकया पेश आया और एलपीजी सिलेंडर्स को अब बाहर निकालना चाहिए और अस्पतालों में आग से निपटने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मणिपुर में दूसरे और आखिरी मरहले के तहत इस वक्त पोलिंग का अमल जारी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निलॉय इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। निलॉय, मणिपुर में सेकंड फेज जारी है इलेक्शन का, किस तरह का माहौल है, कितनी तादाद में लोग निकले अपना वोट कास्ट करने के लिए? जी देखिए, मैं इस वक्त अथोकपाम अपर प्राइमरी स्कूल में हूँ। ये थौबाल विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ है, और ये थौबाल ऐसी एक जगह है जो कांग्रेस के घर माना जाता है। यहाँ से 3 बार के मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सुपुत्र वो इसके बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। और ये थौबाल ज़िले की अगर बात करें तो थौबाल में करीबन 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है और 2017 में कांग्रेस के झोले में करीबन 8 कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस यहाँ से जीत के आई है। हम सुबह जब ओक्राम इबोबी सिंह से जब उनसे मुखातिब हुए, उनसे पूछे कि इस बार का परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि हालांकि टक्कर बीजेपी के साथ कांटे की है, लेकिन हम इस बार करीबन 10 सीट यहाँ से जीत के आएंगे और बाकी जो करीबन 12 सीट है जो पहाड़ी ज़िलों में है, वहाँ से भी हम करीबन 5 सीट जीत के आएंगे। उन्होंने साथ में ये भी जताया कि इस बार का प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत बेहतर होगा। पिछली बार 2017 में करीबन 28 सीट कांग्रेस के पक्ष में आया था, बीजेपी के पक्ष में करीबन 21 सीट आया था। इस बार इस दूसरे मरहले के चुनाव में करीबन 92 प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरे साथ एक युवक है जो टर्की से आए हुए हैं, वो टर्की में अपने केमिस्ट्री के पीएचडी कर रहे थे, वो थौबाल से ही है, तो उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? रोशनी कुमार। रोशनी कुमार, तो रोशनी कुमार, सबसे पहले आप टर्की से आए हैं, यहाँ पे इस बार आप वोट दे रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है कि मणिपुर चुनाव में जो अहम मुद्दे हैं वो कौन सी है? लोग किन मुद्दों पे जाके वोट डालेंगे? For the youth, unemployment is the big issue. Then connectivity with the connectivity issues is there all the time. Whenever I just grow up here, I just see all the time politician is saying, "Oh, hill is develop, Bali is develop." चलिए निलॉय, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है हमारे पास, दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निलॉय। तो इस वक्त नाज़रीन, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद है। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद है। पंध्याल में चट्टानें खिसकने की वजह से कौमी शाहराह बंद हो गई है। आवाम से कौमी शाहराह पर सफ़र न करने की अपील की गई है। शाहराह से रुकावटें हटाए जाने तक इस पर सफ़र न करने की अपील की गई है। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।